हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 की धारा 26B के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित H1 दवा के रूप में घोषित किया गया है। इन चारों में से आपको बताना है किसको H1 दवा के रूप में घोषित किया गया है। वो कौन सा दवाई है? वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, और अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत चर्चे में है, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, जो कोरोना वायरस है इसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। देखो, ये इसका ट्रीटमेंट है नहीं, एक्चुअल में ये इसका कोई दवाई नहीं है। ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, फिर गठिया वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में भी कुछ हद तक ये हेल्प करता है। जो सिचुएशन बदतर हो रहा है उसको थोड़ा सा ये कम करता है, बस। ये उसका फुल ट्रीटमेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन ये चर्चे में अभी जरूर है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए शुरू की गई टैक्सी सेवा का नाम बताइए। तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए एक टैक्सी सेवा शुरू की गई है। इसी वर्ष के शुरुआत में की गई थी। तो वो कौन सा सेवा है? वो है आपका वुमेन विथ व्हील्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का हिस्सा है? इन चारों में से बताना है संघ सूची का हिस्सा कौन है। कौन है इसमें से? देखो, पहला है कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय। दूसरा है ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विभाग। तीसरा है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विभाग। तो ये आपका संघ सूची में आता है। ठीक है, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विभाग कहाँ आता है आपका? ये आता है संघ सूची में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शिला के अनुपालन और समाधि व प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शिला से क्या अभिप्राय है? शिला का मतलब क्या है? क्या है शिला का मतलब? शिला का मतलब है मानसिक नियंत्रण। क्या है? शिला या शील इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है मानसिक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, एक देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी डैश के दौरान बढ़ जाता है और डैश के दौरान घट जाता है। जल्दी बताओ, किसके दौरान जीडीपी बढ़ जाता है, किसके दौरान जीडीपी घट जाता है? तो क्या होगा? जब भी मार्केट में तेजी आएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा, और जब भी मार्केट में मंदी आएगा तो आपका जीडीपी घट जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय एवं रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचार या विचारों के सहभागी थे? तो इन चारों में से आपको बताना है क्या होगा आपका सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? अंतर्राष्ट्रीयता, मूर्ति पूजा का विरोध, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास। तो राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर ये दोनों जो थे ये इन तीनों में विश्वास रखते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा होती है, किस कारण से? क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक सीमा पार निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदता है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो डैश कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कंपनी है वो दूसरे देश में जाके किसी कंपनी को खरीद लेती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो मैंग्रोव वनों का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा एक ऐसा जगह है जहां पे भारतीय रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो वह आपका तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो जो है इसका कार्यालय
बहुत सारे शहरों में है, लेकिन इन चारों में से आपको, जैसे चेन्नई, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, इन सब में तो है लेकिन तिरुवनंतपुरम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ये टैक्स जो है ये संघ के द्वारा लगाया गया, लेकिन जो काम है टैक्स का कलेक्शन का और जो भी काम है वो सब राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे मुद्रा शुल्क आपका जो 4 ऑप्शन है इसमें से आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है माइनिंग। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस की जानकारी की जांच करना, यानी बहुत बड़ा डाटाबेस बनाया हुआ है उसमें से जांच के डाटा को निकालना। ठीक है, ताकि कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सके, इसको हम लोग माइनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव परिकिरणन से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिकिरणन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी कौन नहीं है। तो आपका सही आंसर है यह है माइकल बेवन। ठीक है, माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, पहले ये खेलते थे। ठीक है, तो ये आपके गोल्फ प्लेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने वर्चुअल ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 समिट मार्च 2020 की मेजबानी की है। तो उस देश का आपको नाम बताना है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है सऊदी अरब। इसने G20 जो मार्च 2020 में संपन्न हुआ इसका मेजबानी किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। प्रसार भारती के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्रसार भारती के अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूथसेट क्या है? तो यूथसेट क्या है? यह एक उपग्रह है। ठीक है, और इस उपग्रह को जो ग्रेजुएट और आप बोल सकते हो पीजी के स्टूडेंट, कुछ रिसर्चर्स, जो विद्यार्थी लोग थे उनके द्वारा मिलकर भारत और रूस के द्वारा बनाया गया था। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। क्या नाम है इसका? यूथसेट। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? जल्दी बताओ कौन सी अनुसूची में है? यह है 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, इसके अलावे ये जो मेनली राज्य हैं ये 3 राज्य हुए। इसके अलावे अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को अलग अलग निपटाया जाएगा और इसके लिए आपका 6ठा अनुसूची है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उन 4 राज्यों के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुए कार्य को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आपका आंसर आपके सामने है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विभवांतर। इसका डेफिनेशन अगर पता हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपका जो डेफिनेशन है वही दिया हुआ है। किसी विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश यानी 1 यूनिट चार्ज अगर यहाँ से यहाँ आए तो इसके बीच में हुए कार्य को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या विभवांतर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, यानी रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात और कच्छ की ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, रण उत्सव। अगला क्वेश्चन है, डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। परपोषित पोषण की एक पद्धति इन चारों में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? वो है स्वचालित। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? जो परपोषित होता है उसको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का ऐसा पोषण है जिसमें जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली 3 तरह के भागों में बांटते हैं। एक आपका हेलोजोइक हो गया, दूसरा मृतजीवी हो गया और तीसरा परजीवी हो गया। तो परजीवी प्राणी सम जो है इसी को हेलोजोइक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मृतोजीवी। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं परपोषित के।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन है जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है, देखो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर अभिक्रिया में ऊष्मा निकले तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, और अगर उसमें जो एनर्जी है यानी ऊर्जा है वो कंज्यूम किया जाता है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, यानी ऊष्मा शोषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? आपका जो भोजन नली होता है इसके संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कर्माकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्माकुंचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? इन चारों में से बताना है एयर पॉल्यूशन का कारक कौन सा नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर बैठते हैं। देखने में आपको आसान लगता है पर एग्जाम में गलती हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं लगता है कि इसका आंसर अम्लीय वर्षा होगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? कारक का मतलब होता है वायु प्रदूषण करने वाला, और अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का असर है। ठीक है, वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन नहीं करता है, एयर पोल्यूशन होने के बाद आपका अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। एसिड रेन तभी होता है जब एयर पोल्यूशन पॉल्यूट ऑलरेडी हो जाए। ठीक है, तो रेस्ट जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी एयर पोल्यूशन किसी ना किसी वजह से कर सकते हैं, लेकिन एसिड रेन एयर पोल्यूशन होने के बाद का इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन? अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसने AEHF-6 नाम से सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसी वर्ष लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? जल्दी बताओ क्या नाम है? तो उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने इसी वर्ष AEHF-6 के नाम से एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आर्थिक सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यह आपका निल्स हेनरिक डेविड बोर। ठीक है, ये आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, लेकिन रेस्ट जो आपको दिख रहा है ये सभी किसी ना किसी वजह से इकोनॉमी से संबंधित हैं। ठीक है, और बोर आपके किससे संबंधित हैं? तो ये आपके केमिस्ट्री से संबंधित हैं, और या केमिस्ट्री बोल सकते हो या भौतिकी बोल सकते हो, ये दोनों चीज़ों से संबंधित थे। ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और परमाणु संरचना के लिए इनको इस योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी जो अभी के टाइम में आया हुआ है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अवसाद। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। तो सिलिकॉन क्या है? आप सभी जानते हो, ये एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। ठीक है, नाम है दो तीन जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने डैश को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है। तो 2019 का हिंदी शब्द किसको घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। जल्दी बताओ कौन सा शब्द है वो शब्द है संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो ये आपका है एक सतत विकास के अध्ययन स्थल के रूप में। ठीक है, सतत विकास के अध्ययन स्थलों की स्थापना यूनेस्को के मैंड एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था, और इसके अंतर्गत ही जैव मंडल आरक्षण स्थलों को वैश्विक स्तर पर एक वैल्यू जो है वह मिला है। अगला क्वेश्चन है कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। तो इन सभी में से एक सेमी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन कौन सा है? ये आपका डेजर्ट सर्किट। ठीक है, ये डेजर्ट इलाकों के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी 2015 सब के टाइम में ये चलाया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लेगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी है। लेगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सविता छाबड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? सविता छाबड़ा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। क्या है क्वेश्चन? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। यानी जीडीपी का डेफिनेशन आपको यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ, जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसको हम लोग उस इकोनॉमी का जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, या उस देश का जीडीपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? इन चारों में से क्या शामिल नहीं था? तो ये था आपका आम दंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? 1920 में की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को स्वशासन तथा स्वराज प्रदान करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन में हिंसा को शामिल नहीं किया गया था और यह आंदोलन मुख्यतः अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। लेकिन चौरी चौरा कांड जो हुआ वह एक बहुत ही हिंसक घटना था। उसमें लोगों ने पुलिसकर्मियों को मार डाला और इसी कारण से जो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है 1922 में समाप्त भी कर दिया था। तो इसलिए इसका परिकल्पना नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ स्थित है? इसको टूथ रेलिक टेम्पल भी कहते हैं। ये श्रीलंका के कैंडी में स्थित है और यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित है। वर्कबुक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह MS एक्सेल से संबंधित है। स्प्रेडशीट जो होता है उसमें हम लोग वर्कबुक देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। कब आप किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहते हो? अगर वह कंप्यूटर के आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में समर्थ है तो उसको हम लोग कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था किनके सहयोग से? ये आपको बताना है। ये महात्मा गांधी ने खुद स्पष्ट किया है। तो किनके सहयोग से? तो भारतीयों के सहयोग से। ठीक है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें इन्होंने घोषणा किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही किया गया था, नहीं तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? समान नागरिक संहिता और बी ऑप्शन है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो इसमें से क्या शामिल नहीं है आपको वो बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अटपटा हो सकता है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो होगा बी। ए और बी दोनों नहीं, यानी दोनों शामिल हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें से दोनों शामिल है। अब देखो, भाग 3 और भाग 4 में, भाग 3 में आपको क्या है? आपका अधिकार है, जिसमें आपको कौन सा अधिकार दिया गया है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार। यह है भाग 3 में। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, यानी समाज को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें से भाग 3 और भाग 4 दोनों को अगर हम लोग कंसिडर कर लें तो ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाता है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है। यानी MS वर्ड में अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हो तो आप किस शॉर्टकट को इस यूज़ करते हो? तो आप किसका यूज़ करते हो? आप करते हो कॉपी करने के लिए CTRL+C, यानी Ctrl+C अगर आप दबाओगे तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। आप सेलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो। फिर जहां आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर लेके जाओ और Ctrl+V दबा दो, आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अमजद अली खां एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं।
अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? वह सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खां यह सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? इन चारों में से आपको बताना है एक ऐसा समिति जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं की गई थी। कौन सा है वो? तो वो है आपका संचालन समिति। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की समितियां जो है वो है आपका संघ शक्ति समिति, जो आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सा था? केंद्रीय संविधान समिति। ठीक है, राज्य समिति, जो राज्यों के साथ बातचीत के लिए एक समिति का गठन किया गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटियाला में। ठीक है, पटियाला कहाँ है? पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICR का पूरा नाम क्या है? ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICR का फुल फॉर्म, ICR का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कौन सा हो गया आपका? आपका पहला हो गया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है। तो लोकसभा की बैठक के लिए कितना चाहिए? ये चाहिए 1/10 या 10वां भाग। ठीक है, कोरम होता है 1/10। अगला क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। क्यों मनाया जाता है? गोरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। सिंगापुर का एक बहुत बड़ा मॉल है सुनटेक सिटी मॉल। क्या नाम है? सुनटेक सिटी मॉल। ठीक है, इसमें स्थित है आपका फाउंटेन ऑफ वेल्थ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन जो आप लिखते हो, अगर उसका आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से लिख पाओगे। क्या लिखते हैं हम लोग? O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? उसमें 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? बताओ, इसमें से कौन सा एक है जो बाकी 3 से भिन्न है? मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और छिपकली। तो इसमें से आपका समुद्री घोड़ा जो है ये सबसे अलग है। समुद्री घोड़ा एक तरह का फिश है। ठीक है, बहुत छोटा सा फिश होता है जिसका जो शेप है वह घोड़ा की तरह लगता है, इसीलिए उसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। बाकी है आपका मगरमच्छ, कछुआ और छिपकली। ये सभी क्या है? ये सभी हैं रेप्टाइल्स। क्या हैं? रेप्टाइल्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो बाघों की आबादी के लिए क्या खतरा नहीं है? तो वन्यजीव गलियारों का संयोजन। ठीक है, ये खतरा नहीं है, ये बल्कि उनको और जो रहने में है वो सुविधा देता है, ये गलियारा जो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर कितना था? उपज का 6ठा भाग। ठीक है, 1/6 जो है वह लिया जाता था भूमि राजस्व। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? एथलीट फुट ये किसके कारण से होता है? तो एथलीट फुट ये एक फंगल डिसीज है और ये होता है ट्रैकोफाइटन के द्वारा। ठीक है, देखो ये फंगल डिसीज है और अलग अलग तरह से ये होता है। ये एक तरह का आपका जो स्किन इन्फेक्शन है वो है। ठीक है, ट्रैकोफैकन, एपिडर्मेटोफाइटन। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग इसके प्रजाति हैं जिससे ये होता है। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक था मिन्हाज उस सिराज। कौन है तबकात ए नासिरी के लेखक? मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, और मिन्हाज उस सिराज किसके संरक्षण में भारत में था? इल्तुतमिश के टाइम में। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको संरक्षण दिया था। और तबकात ए नासिरी जो है यह गुलाम वंशीय शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। किसको है? नसीरुद्दीन महमूद को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान की किस वर्ष जोड़ी गई थी? जो 10th शेड्यूल है दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून, उसको कब जोड़ा गया था? 1985 में। ये सब अब आपके जवान पे रहना चाहिए। अब आप भूलोगे तो फिर मार खाओगे। कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 52वां संविधान संशोधन, यानी 52nd। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये क्या गया था? टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, थर्ड जो एंग्लो मैसूर युद्ध था, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो यह टीपू सुल्तान और कर्नवालिस, इसको खत्म करने के लिए टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, और इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था और अपने 2 पुत्रों को बंधक रखने की भी स्वीकृति देनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 किस राज्य में आयोजित की गई थी? जल्दी बताओ। इस वर्ष वैश्विक आलू सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से मजबूत बलों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मार्च 2020 में भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया? तो भारतीय सेना ने। ठीक है, अभी आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है, सेना प्रमुख कौन है? तो सेना प्रमुख अभी हैं मनोज मुकुंद नरवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ये हुआ लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक है, लगभग 544 से लेकर 412 के बीच में मगध का जो उत्कर्ष है वो हम लोग जानते हैं हर्यक वंश के काल से इसका उत्कर्ष हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स 2020 जीता है? एल्बम ऑफ द ईयर, ध्यान रखना है आपको कौन सा अवार्ड पूछा जा रहा है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप, इसको मिला है ग्रैमी अवार्ड्स 2020। किस चीज में? एल्बम ऑफ द ईयर फील्ड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ऊपर आपने देखा एल्बम ऑफ द ईयर, अभी आप देख रहे हो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो इसमें किसको मिला है? ये मिला है बैड गाय। ठीक है, इसको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी पुरस्कार मिला है 2020 का। अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोकहित मुकदमा के बारे में। लोकहित मुकदमा होता है क्या? अगर ये समझ लो तो फिर आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, जैसे कोई गरीब लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जिनमें निरक्षरता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, कहाँ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, या अगर कहीं हुआ है तो वो कहाँ जा सकते हैं। तो इन सभी को हेल्प करने के लिए हमारे संविधान के हिसाब से जो कोर्ट है उन्होंने लोकहित मुकदमा दायर करने का आदेश दिया है। और इसके तहत जो भी एनजीओस वगैरह हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बहुत सारे आपको वकील का संगठन मिलेगा, एनजीओ मिलेगा जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो लोग इनके तरफ से केस जो दर्ज है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उन कंडीशंस में से बताना है कि कौन सा एक कंडीशन यहाँ पे नहीं है। कुछ अधिकारों की रक्षा करने में जनसाधारण की रुचि है, दूसरा है लोक कर्तव्य का प्रवर्तन, तीसरा है न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की जांच कर सकते हैं, और चौथा है वैयक्तिक क्षति या हानि का एक आवश्यक तत्व है। वैयक्तिक क्षति या हानि एक आवश्यक तत्व है, यानी इसमें वैयक्तिक क्षति या हानि का आवश्यक होना जरूरी नहीं है, ये कंसिडर वो नहीं करता है। लेकिन अगर कुछ भी पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं इस किसके तहत? तो आपका लोकहित मुकदमा के तहत। तो आपका जो ऑप्शन डी है वह क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में क्या है, डाइक्लोफेनॉक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में डैश की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। तो किसकी संख्या में गिरावट आई है? तो यह है गिद्धों की संख्या में। ठीक है, गिद्धों की घटती आबादी में जो डाइक्लोफेनॉक है इसके दवाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब डाइक्लोफेनॉक दवा है क्या?
ये देखो, ये एक तरह का डाइक्लोफेनाक दवाई जो है ये कीटनाशक दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन डाइक्लोफेनाक के यूज़ से हुआ क्या, गिद्ध लोग इसको खाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी मौतें होने लगी थी। इसके कारण से इसका उपयोग जो है वह बंद कर दिया है, ठीक है। स्पेशली इसको यूज़ किया जाता था राजस्थान सारे एरिया में, तो बहुत सारे गिद्ध मरे हुए पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किस प्रोसेस से प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका जो प्रोसेस है वो है क्षेत्र परिशोधन प्रोसेस, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, जॉन रिफाइनिंग, ठीक है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसमें देखो इस प्रोसेस में जो आपका मेटल है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जो जनरली आपका मेटल जैसे आपका सेमीकंडक्टर सब के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है, जर्मेनियम भी आपका सेमीकंडक्टर है। तो इसमें से क्रिस्टल को शुद्ध करने के लिए एक समान बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाता है, और इसमें क्रिस्टल का एक बहुत ही नैरो पार्ट मेल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये मोल्टन पार्ट आगे बढ़ते जाता है, और जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसको वो गलाते जाता है, और आपको जो मिल जाता है लास्ट में, वो मिल जाता है आपको शुद्ध जो मेटल है या शुद्ध जो सामग्री है वो आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जॉन रिफाइनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स 2020 जीता है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट श्रेणी में 2020 का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? किसने जीता था? ये जीता था बिली इलिश ने। किसने? बिली इलिश ने। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो सीवी रमन को 1930 में प्राप्त हुआ था। बहुत सारे बच्चे 1928 मार देते हैं, ठीक है। 1928 में नहीं, 1930 में सीवी रमन को भौतिक का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा या खोला गया है? खोला जाएगा नहीं, खोला गया है, ठीक है। देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला गया है? जल्दी बताओ, कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मेरठ में, यूपी मेरठ में देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल खोले जाने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बने हैं? ये हैं सुनील मेहता। कौन बने हैं? सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन है, भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है। अगर भोजन में इमली का रस लेते हैं तो यह किस चीज़ में मदद करता है? किस चीज़ में मदद करता है? भोजन के पाचन में आसानी के लिए ये लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग क्यों होता है? क्यों होता है? रंगीन पदार्थों के प्रभावी आंसुवन के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम लोग रंगीन पदार्थों का करते हैं तो उसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं, ठीक है। प्रकाश विकिरण जो है, प्रकाश विकिरण इसकी प्रकृति ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से ऊष्मीय विकिरण का होता है, यानी हीट रेडिएशन का होता है। इसलिए तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरणों की प्रकृति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो हमारे संविधान ने जो केंद्र सरकार का शक्ति है, यानी जो भी यहाँ का एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति है, वह किसमें निहित किया है? यह किया है भारत के राष्ट्रपति में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी भी प्रधानमंत्री मार देते हैं। आपको समझना है कि एक्चुअल में ये पावर यूटिलाइज किसके द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होगा आपका आंसर, लेकिन संविधान के अनुसार ये पावर है किसमें? नहीं, तो राष्ट्रपति में, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत हुआ करो। अब आपका कंफ्यूज होने का समय चला गया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिव भोजन योजना का शुभारंभ किया है? यानी इस वर्ष 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिव भोजन का आयोजन किसने किया है? किस राज्य ने किया है? जल्दी बताओ, किसने किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र ने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? कब हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। अच्छा, कब नहीं, किसके तहत हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किनकी सहयोग की जरूरत पड़ती है? किनकी सहयोग की? स्थानीय जनता की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की जो सफलता है वह किसकी उपलब्धता पर निर्भर? किसकी उपलब्धता पर? तो बीजों के उच्च पैदावार किस्म, ये भी आपका उपलब्ध होना चाहिए। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ये भी होना चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ये भी होना चाहिए। तो आपका इन तीनों पर, यानी इन सभी पर हरित क्रांति का जो आउटकम है वो देखने को मिला है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं रहता तो आपका जो रिजल्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो आपको अच्छा नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद दूसरी फसल है बिहार में गेहूं। सबसे जो प्रमुख फसल है वो तो चावल ही है। अगला क्वेश्चन है, कृषि व्यवसाय में 30 करोड़ रुपए की उद्यमिता परियोजना के प्रसार के लिए हरित रत्न पुरस्कार 2019 किसने जीता है? हरित रत्न पुरस्कार 2019 ये किसको मिला है? ये मिला है एन कुमार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्त द्वीप, इसको हीट आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट आइलैंड। तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपका उष्ण महासागर से, उष्ण महानगर से संबंधित है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हीट आइलैंड है ये किसको हम लोग बोलते हैं? देखो, यह शहरी क्षेत्र का या महानगरीय क्षेत्र का जो डेफिनेशन है हम लोग उस हिसाब से ले सकते हैं कि जनरली जो होता है ये शहरी क्षेत्र होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हम लोगों का एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि कोई भी शहर का जो मेन एरिया है, ठीक है, वह अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से बहुत अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट आइलैंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें, दिन के मुकाबले रात में तापमान का अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया में, ठीक है। तो ठंडे के दिनों में भी अगर आप इसको देखना चाहो तो आपको ये मिलेगा, गर्मी ठंडे दोनों में आपको ये डिफरेंसेस बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से जल्दी बताओ, एक कौन है वो? तो वो हैं भगत सिंह, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये एक क्रांतिकारी संगठन है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में, ठीक है। और 1928 तक इसको किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था और उसका स्थापना हुआ था 1924 में। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1924 में इसकी जो स्थापना की गई थी वह राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, और भी कुछ लोग शामिल थे। इन सभी ने मिलकर इसकी स्थापना कानपुर में की थी, क्लियर है। और लेकिन काकोरी कांड आपका जो हुआ था, काकोरी कांड के बाद इसका जो थोड़ा सा जो कार्यप्रणाली है वो बिगड़ गया था और इसके पश्चात भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा और कौन कौन से भगवती चरण बोहरा थे, शिव वर्मा थे, इन सभी ने मिलकर 1928 में फिर इसको और बेहतर बनाया और इसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था कब? तो पिछले वाले सेट में भी मैंने बताया था कि 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार जो अलग देश है वो पाकिस्तान के रूप में उन्होंने मांग की थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया था? प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई थी और केंद्रीय द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया, किस वर्ष किया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1942 में पास किया था, ठीक है। डेट अगर आपसे पूछा जाए तो 14
14 जुलाई को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने वर्धा में इसका बैठक हुआ था। 2 जगह आपको याद रखना है, वर्धा, ठीक है, दूसरा याद रखना है मुंबई। तो वर्धा में इसका पहला बैठक हुआ, वहां पे इन्होंने जो आंशिक रूप से है इसको पास कर दिया था, लेकिन कुछ लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू थे और भी थे, इन्होंने पास तो बिल्कुल कर दिया था लेकिन पूरे तरह से ये लोग सहमत नहीं थे। तो फिर आपका जो ग्वालियर टैंक मैदान है, ठीक है, वहां पे जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने दिल से इसको अपनाया और आगे बढ़ाने का इसको कोशिश किया था, ठीक है। तो 2 जगह हैं जहां पे आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इन चारों में से चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो यह है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार में जो 1917-18 में चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में ये हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और कौन कौन थे इसमें, आचार्य कृपलानी थे, ठीक है, और भी इसके साथ इन लोगों के साथ बहुत सारे किसान नेता भी थे जो इसमें शामिल हुए थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? तो किसका हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब भारतवासी समुद्र किनारे नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी समय बिहार के बेगूसराय में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर इस आंदोलन के समर्थन में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे अरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? किसके द्वारा कहा गया था ये बात? तो ये बात कहा गया था सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है। सरदार पटेल जो उस वक्त के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री भी थे और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सरदार पटेल थे, तत्कालीन नहीं मतलब आज़ादी के बाद ये बने थे, ठीक है, जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे, लेकिन उससे पहले जो भी जहाँ पे भी जो भी मीटिंग होता था, लौह पुरुष इनको हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। ये जो सरदार पटेल थे, बहुत बार ऐसा देखा गया है जो बाकी नेता हैं उनसे बिल्कुल विपरीत ये सोचते थे। ये हमेशा लोगों के भलाई के बारे में सोचते थे और पूरे देश को बांधने के चक्कर में रहते थे, एक साथ बांध के रख सकें। लेकिन जहां अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू या और भी जो बड़े नेता थे, हमेशा इनसे खपा रहते थे, क्योंकि इनका जो सोचने का तरीका होता था वो हमेशा प्रॉफिट कमाने के फिराक में होता था, कहाँ से हमें प्रॉफिट मिले। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जनरल बड़े नेता थे उस वक्त, उन सबका सोच यही होता था कि मेरा सबसे पहले फायदा हो, देश वाले का बाद में देखा जाएगा। लेकिन पटेल जी जो थे ये अपना कुछ फायदा नहीं देखते थे, अपना पॉलिटिकल करियर ये संजोगने के चक्कर में देश को बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे और बहुत बार इनसे झगड़ा भी हो गया था बाकी लोगों का। अगला क्वेश्चन है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है किसने किया था। ये क्या किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में जो अलग प्रांत बनाने का एक आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। यह एक महासागरीय जलधारा है, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, आप जानते हो, लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा से मिलने के बाद ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहाँ पे जो प्लैंकटन नामक घास है वो बहुत अधिक उत्पादित होता है, जिसके कारण से मछली का उत्पादन वहाँ पे बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो यह स्वर्ण खनन हेतु विश्व विख्यात है, ठीक है। जोहान्सबर्ग पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने स्वर्ण के लिए और यह अफ्रीका का एक जगह है। अगला क्वेश्चन है डैश को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? कौन हुआ है? ये हुए हैं तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। अब देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बहुत लोग मारते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे विधिक अधिकारी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? लोक सेवक, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव सरकार के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और भारत के वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुत दिनों से चला आ रहा है और अभी चलता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना किन जगहों के बीच में? किनके बीच में? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन सभी का एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल, जो सतलज नदी पर निर्मित परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर क्या है? जो अभी आपके 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है ग्रीन मफलर का तात्पर्य क्या होता है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे ग्रीन वृक्षारोपण, इसको कहा जाता है ग्रीन मफलर। क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन कहाँ है ये आपको बताना है। कहाँ है कोरिंगा गरान वन? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोरिंगा ये एक तरह का मैंग्रोव वन है। ठीक है, तो कोरिंगा मैंग्रोव आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में जो काकीनाडा नाम का एक जगह है वहाँ ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा है? इन चारों में से आपको बताना है राज्य सूची का हिस्सा कौन सा विषय है। तो इसमें से देखो जनसंख्या नियंत्रण, और दूसरा है आर्थिक और सामाजिक योजना, तीसरा है वन, चौथा है कृषि आय पर कर। तो कृषि आय पर कर यह आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? इन सभी में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा कार्य है जो संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। जल्दी बताओ कौन सा है? इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। क्या संविधान सभा ने ये किया था? नहीं, संविधान सभा ने ये नहीं किया था। ठीक है, और रेस्ट जो भी हैं, जैसे इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ये सभी काम किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।